नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। मेरा नाम कमला शर्मा है और मेरी उम्र 72 साल है। 2 साल पहले मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी हर दिन मुझे भीतर से तोड़ता है। मैंने पुणे के वृद्धाश्रम में रहने का फैसला किया। आज इस छोटे से कमरे में बैठकर, जहां मोगरे के फूलों की नहीं बल्कि एंटीसेप्टिक की गंध आती है, मैं आपसे अपनी कहानी साझा करना चाहती हूं, क्योंकि कहीं न कहीं कोई और परिवार भी शायद उसी कठिन निर्णय से जूझ रहा होगा जिससे हम गुजरे। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, माता पिता भगवान के रूप होते हैं। पर जब वही भगवान जैसे माता पिता अकेले, उपेक्षित महसूस करने लगे तो क्या होता है? जब वही बच्चे जिन्हें आपने अपने प्यार और त्याग से पाला, अब आपको उस घर में रखने में असमर्थ हो जाए जहां कभी आप रानी हुआ करती थीं, तब क्या होता है? अगर आप माता पिता है, कोई बेटा या बेटी है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार से प्रेम करता है, तो कृपया मेरी बात सुनिए। ये है वृद्धाश्रम से जुड़ी 6 सच्चाइयां जिनके बारे में हमारे समाज में कोई बात नहीं करता। भावनात्मक ठहराव। सच्चाई नंबर 1, आप सिर्फ घर नहीं छोड़ते, आप अपने संस्कार भी छोड़ आते हैं। 45 साल मैंने शिवाजी नगर वाले अपने घर में बिताए। वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो हमारा संस्कृति का मंदिर था। वही रसोई थी जहां मैं हर सुबह अपने पति मोहन जी और अपने तीनों बच्चों के लिए गरम रोटियां बनाती थी। वही आंगन था जहां हर दिवाली, हर होली, हर गणेश चतुर्थी को हमने मिलकर मनाया। वही घर जहां मैंने अपनी बहुओं को परफेक्ट सांभर बनाना सिखाया, जहां मेरे पोते पोतियों ने अपने पहले संस्कृत श्लोक सीखे, जहां 3 पीढ़ियां जमीन पर बैठकर एक ही थाली से खाना खाया करती थीं। मोहन जी के जाने के बाद वो घर थोड़ा सूना जरूर हो गया, लेकिन हर कोने में यादें जिंदा थीं। वो तुलसी का पौधा जिसे मैं 30 साल से रोज पानी देती थी, वो चांदी की पूजा की थाली जो मेरी सासू माँ ने मुझे मेरी शादी पर दी थी। यहाँ वृद्धाश्रम में मुझे एक छोटा कमरा मिला, न रसोई, न तुलसी का पौधा, न मेरे भगवानों की 15 तस्वीरों की जगह। उन्होंने कहा, आंटी जी, बस 2 फोटो रख लीजिए, बाकी स्टोर में रख देंगे। अब आप ही बताइए, गणेश जी रखें या कृष्ण जी? कौन सी यादें रखें और कौन सी यादें पुराने कपड़ों की तरह स्टोर में बंद कर दे? मैं अब कमला नहीं हूं, मैं हूं कमरा नंबर 23 वाली आंटी जो ब्रेकफास्ट के बाद बीपी की दवा लेती है। सच्चाई नंबर 2, संयुक्त परिवार की जगह मिलती है, मजबूरी की संगति। सारा जीवन संयुक्त परिवार में जिया। हाँ, झगड़े होते थे, बहसें भी होती थीं, लेकिन साथ में हंसी थी, त्योहार थे, सुख दुख में साथ था। वृद्धाश्रम के ब्रोशर में दिखाया गया था हंसते हुए बुजुर्ग, कैरम खेलते हुए, भजन गाते हुए, मिलकर त्योहार मनाते हुए, पर हकीकत कुछ और है। कमरा नंबर 18 की सुनीता आंटी हर रात अपने बेटे को पुकारती है, जो महीने में एक बार आता है। रमेश अंकल हर किसी से पूछते हैं, मेरी पत्नी दिखी क्या, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि वो 5 साल पहले गुजर चुकी है। कम्युनिटी लंच के समय आधे लोग अपने खाने को खाली नजरों से देखते हैं, हर कोई अपने अकेलेपन की दुनिया में गुम। हम साथ बैठते जरूर है, लेकिन हम परिवार नहीं है। हम तो बस वो बुजुर्ग हैं जिन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया गया क्योंकि उनके परिवार उन्हें मैनेज नहीं कर पाए। भजन सुनने में आवाजें जरूर आती है, पर वो अपनापन नहीं जो तब था जब मैं अपनी बहू के साथ करवा चौथ के दिन भजन गाती थी या अपने पोते पोतियों को गर्मी की छुट्टियों में सिखाती थी। मुझे वो मधुर अव्यवस्था याद आती है, घर की चहल पहल, पोते का स्कूल से आकर नानी नानी चिल्लाना, बहुओं के बीच के बहसें की रात को क्या बनाना है। यहाँ सब कुछ शांत है, बहुत ज्यादा शांत, इतना कि अब ये खामोशी चुभने लगी है। सच्चाई नंबर 3, घर की रानी से बन जाना। नियमों की कैदी 50 साल तक मैं अपने घर की रानी थी। मैं तय करती थी कब उठना है, क्या खाना है, कौन सा सीरियल देखना है, त्योहार कैसे मनाने हैं। मेरे पति मजाक में कहते थे, घर में कमला का ही राज है। अब यहाँ, आंटी जी, ब्रेकफास्ट सिर्फ 7 से 8 बजकर 30 मिनट तक मिलेगा, पर अगर मैं 9 बजे उठना चाहूँ, जैसा हर रविवार करती थी, तो आंटी जी, टीवी रूम 9 बजे बंद हो जाता है, पर मेरा पसंदीदा सीरियल तो 10 बजे खत्म होता है। पिछले महीने मेरी नातिन का जन्मदिन था।
मैं उसका पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाना चाहती थी। मुझे परमिशन लेनी पड़ी कम्युनिटी किचन इस्तेमाल करने के लिए। परमिशन। मैंने हजारों लड्डू बनाए हैं, हर त्योहार, हर खुशी के मौके पर। किचन सुपरवाइजर, मेरी सबसे छोटी बेटी से भी छोटी, मुझे इस तरह देख रही थी जैसे मैं गैस फोड़ दूंगी। कह रही थी, आंटी, गैस का ध्यान रखना। अरे बच्ची, मैं तो तब से खाना बना रही हूं जब तू इस दुनिया में आई भी नहीं थी। उनकी नीयत अच्छी है, मैं जानती हूं, लेकिन हर छोटा नियम, हर आपकी सुरक्षा के लिए है। आंटी, मुझे उस औरत से दूर कर देता है जो कभी 12 लोगों के परिवार को अकेले संभालती थी। मैं समझती हूं नियम क्यों है, लेकिन समझना और सहना दोनों अलग बातें हैं। सच्चाई नंबर 4, वो पैसा जो परिवार को जोड़ सकता था। पैसे की बात करें, जिसे हम भारतीय बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ मेरी मासिक फीस है 35,000। उसमें दवाइयाँ अलग, स्पेशल केयर चार्ज अलग। जब पिछले महीने मुझे बुखार आया, 35,000 रुपये प्रति माह, 4,20,000 रुपये साल का। क्या आप जानते हैं 4,20,000 रुपये एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के लिए कितना मायने रखता है? मेरा बेटा राज उसी पैसों से एक फुल टाइम हेल्प रख सकता था। मेरी बहू अपनी नौकरी के घंटे कम करके मेरे साथ समय बिता सकती थी। घर को मेरी सुविधा के अनुसार रिनोवेट किया जा सकता था, लेकिन नहीं। अब ये पैसे एक संस्था को जाते हैं, जहां मैं 3 आंटियों के साथ बाथरूम साझा करती हूं, जहां खाना घर जैसा बिल्कुल नहीं लगता, जहां देखभाल करने वाले प्रोफेशनल मुस्कान के साथ सेवा करते हैं, लेकिन सच्चे प्रेम के बिना। कुछ परिवारों को यहाँ की फीस चुकाने में कठिनाई होती है। रमेश अंकल के बेटे ने अपनी कार बेच दी। गायत्री आंटी की बेटी ने घर के ऊपर लोन ले लिया। विडंबना देखिए, जो पैसा परिवारों को एक साथ रख सकता था, अब वही पैसा उन्हें दूर कर रहा है। और भावनात्मक कीमत, उसका हिसाब कौन रखेगा? कितना मूल्य है उस दादी का जो अपने पोते की पहली चाल नहीं देख पाई? कितना मूल्य है उस सास का जिसने करवा चौथ का प्रसाद बनाना सिखाया और अब वहीं से दूर है? सच्चाई नंबर 5, सेवा में अगर प्रेम न हो तो वो बस सेवा ही रह जाती है। यहाँ के कर्मचारी अच्छे लोग हैं, ज्यादातर। सुषमा, डे नर्स, मेरे गठिया के दर्द का हाल पूछती है। रवि भैया, रसोई में कभी कभी मेरी पसंद की दाल ज्यादा बनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ये मेरी शरीर की सेवा करते हैं, लेकिन मेरी आत्मा की नहीं। जब मुझे बुखार आया, दवाई समय पर मिली, तापमान हर 4 घंटे में चेक हुआ, पानी पिलाया गया। बहुत प्रोफेशनल, बहुत एफिशिएंट। लेकिन जब मुझे घर पर बुखार आता था, मेरी बहू मेरे पास बैठती थी, माथे पर ठंडी पट्टी रखती थी, ताजा नारियल पानी बनाती थी, कहानियां सुनाती थी। मेरे पोते मेरी तबीयत ठीक करने के लिए तस्वीरें बनाते थे। यहाँ जब कोई मरता है, और यहाँ मृत्यु एक आम बात है, स्टाफ कमरा साफ करता है, नया चादर लाता है, और शाम तक कोई नया व्यक्ति उस कमरे में आ जाता है। घर में जब हमारी पड़ोसन शर्मा आंटी गुजर गई थी, हमारा पूरा परिवार शोक में था। हम उनके घर खाना लेकर गए, यादें साझा की, विधि पूर्वक क्रिया की। यहाँ मृत्यु बस एक मंगलवार बनकर रह गई है। कर्मचारी थके हुए हैं, कम वेतन में काम कर रहे हैं, और इतना दुख रोज देखते हैं कि अपने दिलों के चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देती, लेकिन परिणाम वही होता है। सेवा तो है, पर स्नेह के बिना। सेवा है, पर आत्मा के बिना। सच्चाई नंबर 6, जीवन जीने के बजाय मृत्यु की प्रतीक्षा, यह सबसे कठिन सच्चाई है। वृद्धाश्रम में आप जीवन नहीं जीते, आप मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। आप इंतजार करते हैं, कब विजिटिंग आवर होगा, शायद बच्चे आए, कब खाना मिलेगा, क्योंकि दिन में और कुछ करने को नहीं, कब दवाइयाँ दी जाएंगी, क्योंकि वही समय बताता है कि दिन कितने बजे हुआ, कब त्योहार आएगा, ताकि उस पुराने जीवन की झलक मिल सके। लेकिन सबसे ज्यादा आप मृत्यु का इंतजार करते हैं, क्योंकि आप मरना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि जो जीवन आप जी रहे हैं, वो जीवन जैसा नहीं रहा। सिर्फ सांस लेना, दवाइयाँ लेना, खाना और टीवी देखना, यही बचा है। मैं वो महिला थी
जिससे सब सलाह लेते थे। नई बहुएं मुझसे रेसिपी पूछती थीं। युवा माएं अपने बच्चों की शरारतों का हल मुझसे जानती थीं। पड़ोसी मुझसे आशीर्वाद लेने आते थे। अब मैं पूरा दिन सोचती हूँ, क्या मेरे पोते को वो कहानी याद है जो मैंने उसे हनुमान जी की बहादुरी पर सुनाई थी? क्या मेरी बहू अब भी वो प्रसाद बनाती है जो मैंने करवा चौथ के लिए सिखाया था? क्या मेरे बिना मेरा जन्मदिन अब भी घर में मनता है, वैसे ही जैसे पहले होता था? अब जीवित नहीं हूँ, मैं तो बस ठहरी हुई हूँ, जैसे एक पुरानी तस्वीर जिसकी रंगत उड़ चुकी हो लेकिन किसी को फेंकने की हिम्मत न हो, जो मैं हर भारतीय परिवार को बताना चाहती हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं ये कहानी आपको अपराधबोध देने के लिए नहीं सुना रही और ना ही वृद्धाश्रमों की आलोचना के लिए। कुछ परिवारों के पास सच में कोई विकल्प नहीं होता। कुछ बुजुर्गों को वैसी चिकित्सा देखभाल चाहिए होती है जो घर पर संभव नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इस निर्णय की असली कीमत क्या होती है। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस खूबसूरत श्रृंखला की टूटन की कीमत है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। अगर आप एक युवा हैं, तो अभी से योजना बनाइए। सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक रूप से भी। अपने माता पिता से बात कीजिए, उनकी इच्छाएं, उनके डर, उनके बुढ़ापे के सपने जानिए। अगर आप मध्यम वर्गीय माता पिता हैं, तो हर विकल्प की पड़ताल कीजिए। क्या घर को उनके लिए अनुकूल बनाया जा सकता है? क्या कोई घरेलू सहायक रखा जा सकता है? क्या कुछ विलासिताओं को कम करके माता पिता को घर पर बेहतर देखभाल मिल सकती है? और अगर आप एक बुजुर्ग हैं जो खुद को परिवार पर बोझ समझ रहे हैं, तो कृपया याद रखिए, आप बोझ नहीं हैं। आप वह नींव है जिस पर आपका पूरा परिवार खड़ा है। आपका अनुभव, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, ये कोई भी प्रोफेशनल सेवा नहीं दे सकती। मैं ये कहानी इसलिए साझा कर रही हूँ ताकि हर कोई सोचे, समझे और जब समय आए तो निर्णय ले, समझदारी से, सम्मान से, स्नेह से। एक बार यह निर्णय हो जाए तो इसे पलटना बहुत मुश्किल होता है। रिश्तों की दरारें, सम्मान की क्षति, परिवार के बंधन का टूटना, इन सब का भरना बहुत धीमा होता है, अगर हो भी। हमारे यहाँ कहा जाता है, घर घर खुशी हो। लेकिन किसी भी घर में पूर्ण खुशी कैसे हो सकती है जब उसके बुजुर्ग कहीं और हों, दिन गिनते हुए और किसी के आने का इंतजार करते हुए? मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान हर परिवार को वो बुद्धि दे कि वो सही निर्णय ले और वो शक्ति दे कि वो अपने प्रियजनों को पास रख सकें, क्योंकि अंत में दुनिया का कोई पैसा उस घर के प्यार, उस अपनेपन और उस सम्मान को नहीं खरीद सकता जो एक बुजुर्ग को अपने परिवार के बीच मिलता है। यह कमला शर्मा है, पुणे के वृद्धाश्रम से। एक बुजुर्ग महिला का दिल सुनने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए। भगवान आपका भला करे।